सो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 7 अक्टूबर से हमारे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। आपको पूरा एक महीने का टाइम मिला है टू फिल अप योर यूजीसी नेट का फॉर्म फॉर दिसंबर साइकिल। नाउ यूजीसी नेट के फॉर्म आते ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स के मन में है रिगार्डिंग कि क्या हम एलिजिबल हैं फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, एज लिमिट क्या रखी गई है, ऑल्सो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, फीस क्या है आपके फॉर्म्स की, एवरीथिंग। सो सब कुछ मैं यहाँ पर इस सेशन के अंदर कवर करने वाली हूँ आप सभी के साथ अबाउट ऑल द डिटेल्स विच इज रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। सो इस सेशन के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एज लिमिट, एग्जामिनेशन फीस, नेगेटिव मार्किंग है क्या, exam pattern and also the qualifying marks. We are going to discuss about everything. So यहाँ पे जो भी मैं आपको information देने वाली हूँ, ये UGC की जो information bulletin आई है दिसंबर 2025 की, वहां से ही हम सारी information discuss करने वाले हैं। उसी को देख के हम सारी यहाँ पर information लेंगे about UGC नेट दिसंबर 2025। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट जो आपके फॉर्म फिलिंग है, उसमें 3 कैटेगरीज के अंदर आपको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको 3 चीजों में चूज करना होगा, वेदर यू आर ओनली गोइंग फॉर पीएचडी, नेट और जेआरएफ, राइट। एंड आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, ठीक, जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप अलॉन्ग विद द असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी एडमिशन। मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे एंड ऑल्सो पीएचडी। जो स्टूडेंट्स सिर्फ नेट क्लियर करेंगे, वो एलिजिबल होंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशंस। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पीएचडी क्लियर करेंगे they will be eligible for the PhD admissions। अब ये जो है आपका कितने साल के लिए रहने वाला है, 1 साल के लिए। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, तो 1 साल के अंदर अंदर यू हैव टू टेक द एडमिशंस इन अ पीएचडी। अदरवाइज उसके बाद आपका ये जो लिमिट है, ठीक है, जो टाइम है 1 साल का, 1 साल के बाद ये स्कोर आपका किसी काम का नहीं होगा जिन्होंने पीएचडी अंडर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 क्लियर किया है। नो कमिंग ऑन टू जेआरएफ, जिनका जेआरएफ भी क्लियर है फर्स्ट कैटेगरी, इनको 3 साल का टाइम मिलता है टू एनरोल इनटू अ रिसर्च वर्क। अगर वो 3 साल के अंदर अंदर रिसर्च वर्क में एनरोल कर लेते हैं तो दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो जेआरएफ करके बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो ऑब्वियसली यू आर कंसिडर्ड, आपको ज्यादा वेटेज दी जाती है जब सिलेक्शन की बात होती है। ऑल्सो अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है व्हेन यू डू योर रिसर्च वर्क। एंड ये स्कॉलरशिप मिलने का जो टाइम है कि अगर आपने अपने यूजीसी नेट के रिजल्ट के बाद 3 साल के अंदर अंदर किसी रिसर्च में एनरोल कर लिया, पीएचडी में एनरोल कर लिया, तभी आपको ये जेआरएफ की जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अदरवाइज ये बेनिफिट 3 साल के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। सो यहाँ पर तीनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन कि आपको किस चीज में एनरोल करना है। वेदर यू वांट टू गो फॉर जेआरएफ, आपको पीएचडी करनी है आगे चल के एंड यू वांट दैट स्कॉलरशिप अमाउंट, और यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर एंड उसमें साथ में आपका पीएचडी भी आता है, और यू आर जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर दिस एग्जामिनेशन टू फॉर द पीएचडी। नाउ सिर्फ पीएचडी के लिए कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनको रिसर्च वर्क करने में ही इंटरेस्ट है, वो रिसर्च वर्क ही करना चाह रहे हैं, राइट। सो ये 3 आपके कैटेगरीज हैं एंड 3 कैटेगरीज में क्या क्या चीजें हैं वो हमें समझ में आ गई कि तीनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या होता है। एंड एज आई सेड कि आपका पीएचडी है, पीएचडी सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा अंडर कैटेगरी 2 एंड 3। तो अगर आप पीएचडी क्लियर कर लेते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि 2 वाले और 3 वाले 1 साल के अंदर अंदर अपना रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद एडमिशन ले लेना। नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा क्या रहने वाला है, तो सीबीटी ऑनलाइन ही रहेगा आपका यूजीसी नेट का एग्जाम। सो सभी स्टूडेंट्स जो नेट का फॉर्म फिल कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप ऑनलाइन मॉक दिया करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। एनडीए के अभ्यास ऐप पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में दिक्कत आती है अगर दे आर ओनली प्रैक्टिसिंग द लास्ट डे, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन वाले दिन ही आप जाके क्वेश्चंस करोगे तो यू मे हैव प्रॉब्लम, इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पैटर्न क्या रहेगा हमारे एग्जामिनेशन का, तो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं 150 क्वेश्चंस, और देखो गैप नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 में आपके कोई गैप नहीं होगा। पहले हमारे गैप्स हुआ करते थे कि पेपर 1 हो गया फिर उसके बाद आपके दूसरे पेपर के लिए यू विल गेट अ टाइम, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, गैप नहीं होगा। अब हमारे गैप नहीं होते हैं।
150 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर 1 के एंड 100 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम पेपर 2, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस होंगे, दैट इज हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, तो आपके 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 में 2 मार्क्स के, मतलब 200 का आपका पेपर 2 होगा। टोटल आपका जो पेपर होता है वो होता है 300 मार्क्स का। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होगा हमारे यूजीसी नेट का, मतलब हम किस केस में क्वालिफाइड माने जाएंगे, हमें आगे कंसिडर किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो यूजीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% पूरे 300 में से। अगर आपने 300 में से 40% एटलीस्ट स्कोर किया है फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर द अदर रिजर्व कैटेगरी 35%, तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए। इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने का मतलब है कि अब आप उन कैंडिडेट्स में आ गए हो जिनको आगे कंसिडर किया जाएगा फॉर द अवार्ड ऑफ नेट एंड जेआरएफ। टॉप 1% को आपकी कैटेगरी, आपके सब्जेक्ट में से टॉप 1% वालों को जेआरएफ मिलता है एंड टॉप 6% वालों को नेट मिलता है आपके सब्जेक्ट में। सो देयर विल बी 2 राउंड्स, हम ऐसे बोल सकते हैं। पहले फर्स्ट राउंड में उन कैंडिडेट्स को हटा दिया जाएगा, उन कैंडिडेट्स की छटनी हो जाएगी जिनका 40% नहीं आया है या 35% नहीं आया है 300 में से। वो स्टूडेंट्स राउंड 1 के लिए आपके राउंड 1 में जाएंगे जिन स्टूडेंट्स का 35 या 40% आ गया। अब इन राउंड 1 वालों में से उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कैंडिडेट्स टॉप 6% में है, उनको नेट मिलेगा एंड टॉप 1% वालों को जेआरएफ मिलता है। तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द मार्किंग स्कीम। क्या मार्किंग स्कीम है? तो सबसे पहली चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया किसी भी वजह से तो आंसर आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा 0, ठीक है। तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, सही के लिए यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स, ठीक। तो अब एग्जामिनेशन में कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सही आंसर नहीं पता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी आंसर करके आना, क्योंकि अगर वो सही हो गया यू विल गेट 2 मार्क्स, गलत हो गया तो 0, तो हमारी कोई नुकसान नहीं होगा इवन इफ वी आर आंसरिंग ऑन द गेस बेसिस। तो अगर इफ यू आर कंफ्यूज, डोंट लीव द क्वेश्चन, जस्ट आंसर इट। नाउ कमिंग ऑन टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये क्वेरी रहती है। तो यस, अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है एंड मास्टर्स कंप्लीट हुआ है विथ 55% मार्क्स, सो यू कैन गिव दिस पेपर, राइट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पेपर। सो जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका 55% एंड ऑल्सो विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब 54.6 है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि विदाउट राउंडिंग ऑफ आपको देखना है 55% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके मास्टर्स में, ठीक है। बट जो ओबीसी कैटेगरी है, SC ST, PWD, राइट, थर्ड जेंडर कैटेगरी, इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 50% मार्क्स अगर इनके मास्टर्स में है तो दे आर एलिजिबल। सो फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, they have to have the 55% marks in their masters without rounding off, then they are eligible। या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका 50% मार्क्स होना चाहिए without rounding off for sitting in this examination। now वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मास्टर्स में हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो मैम क्या हम पेपर दे रहे हैं? लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूजन हुई थी। तो यहाँ देखो लिखा क्लियरली है कि मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। बट मैं कहूंगी जो सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, वो भी अप्लाई कर देना इस फॉर्म के लिए। आपको बस जब फिल करोगे तो वहां पर यू विल बी आस्क्ड अबाउट द परसेंटेज, आपके मास्टर्स में परसेंटेज पूछा जाएगा, तो वहां पर आप एक एवरेज लिख देना जो आपको लगता है कि इतना तो मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक वहां पे परसेंटेज लिख देना। तो इवन इफ यू आर इन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। बस इस बात का ध्यान रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आपका मास्टर्स क्लियर होना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट। तो आपका नेट रिजल्ट हो गया है, नेट रिजल्ट आ गया है, यहां से लेके 2 साल के अंदर अंदर योर मास्टर्स शुड बी कंप्लीट। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की PhD, जिन्होंने ओनली PhD के लिए अप्लाई किया है या जो PhD के लिए क्वालिफाइड है, तो उनको कितने टाइम के अंदर अपना मास्टर्स करना है? इट्स ऑल्सो वेरी क्लियरली मेंशन कि 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। मतलब आपका रिजल्ट आ गया, यू आर ओनली PhD क्वालिफाइड, अब आप रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहते हो और ये आपका जो रिजल्ट है आपके मास्टर्स में आया है, अभी आपका मास्टर्स कंप्लीट होना बचा है,
तो विद इन 1 ईयर अगर आपका मास्टर्स हो जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस, अदरवाइज ये जो आपका पीएचडी क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, अभी मास्टर्स में है, 2 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। पीएचडी के लिए सिर्फ 1 साल का टाइम मिलेगा जिसमें आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले हैं, 8 सेमेस्टर्स वाले, तो उनके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 75% एग्रीगेट होना चाहिए एंड रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, दैट इज 70% इफ यू आर फ्रॉम SC ST OBC कैटेगरी। तो मतलब 4 इयर्स का जिन्होंने अपना प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा? 75% फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 70% फॉर ऑल दी कैटेगरीज जैसे SC ST OBC। नाउ कमिंग ऑन टू जो पीएचडी जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले हैं, वो यूजीसी नेट का फॉर्म जब फिल करेंगे तो वो किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? दे कैन ओनली अप्लाई फॉर जेआरएफ एंड पीएचडी। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर लिखा है द स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग नेट based on 4-year undergraduate will not be eligible for the appointment of assistant professor. So what will they be eligible for? They will only be eligible for the JRF and the admission to PhD. ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। Now what is the age limit? तो age limit यहाँ पर थोड़ा सा देखो चेंज है। age limit is 1st of December 2025, ठीक है। 1st of December, यहाँ लास्ट डे ऑफ द मंथ नहीं दिया है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो 1st December 2025 को आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, 30 या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल द कैटेगरीज जो कहाँ किससे बिलोंग करते हैं? दोज हु बिलोंग टू, ठीक है, दोज हु बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी के हो गए, EWS कैटेगरी के हो गए, not more than 30 years on the first day of the month। तो 1st December 2025 में आपकी एज 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल द जनरल कैटेगरीज एंड द EWS कैटेगरी मेल। ना वुमेन कैटेगरी के अगर आप हो और आप जनरल से भी बिलोंग करते हो एंड इफ यू आर अ वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट, राइट, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन मेल कैंडिडेट्स को भी मिलेगा इफ दे बिलोंग टू SC ST and OBC category, ठीक है। So 5 years relaxation to the OBC category, SC ST PWD third gender and to the women applicants। So 5 साल का हमें relaxation मिलता है for all the male categories belonging to the male candidates belonging to general and the EWS category। तो उनका एज क्या होनी चाहिए? 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1st of December। अच्छा, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्टूडेंट है LLM डिग्री के, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा व्हेन इफ दे आर अप्लाइंग फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो हम ये जो एज लिमिट की बात कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर द जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल मेल एंड EWS मेल, अदरवाइज 30 से +5 आपको रिलैक्सेशन, दैट इज 35 ईयर्स तक का आपको टाइम मिलेगा फॉर दी अदर कैटेगरीज। नाउ आपकी अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें और हम बात करें पीएचडी की, तो यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है। दैट इज आप किसी भी एज में हो, आप नेट का पेपर देना चाहते हो, यू कैन गिव दैट, बट एक एज के बाद यू कैन नॉट गिव द जेआरएफ पेपर। ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जामिनेशन फीस? तो देखो, जैसा कि हमें मालूम है आपका 7 अक्टूबर से फॉर्म रिलीज हो गया है, 7 नवंबर तक आपका लास्ट डे है सबमिशन का ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड द फीस इज 7 नवंबर। 10th से 12th तक आपकी करेक्शन विंडो खोली जाएगी। एग्जामिनेशन डेट्स अभी तक नहीं आई हैं, देयर इज नो एग्जाम डेट। तो कब हो सकता है हमारा एग्जामिनेशन? सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका एग्जाम होगा मिड दिसंबर तक, मतलब 15 दिसंबर से आपके पेपर हो सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। नाउ कमिंग ऑन टू द एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी फॉर द जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी इज 1150। For the general EWS OBC category is 600. For the SC ST and the third gender the fees is 325. So ये आपकी एग्जामिनेशन फी है, ये आपका एप्लीकेशन के साथ आपको ये फीस को डिपॉजिट करना होगा।
सो दीज आर ऑल द डिटेल्स जो जरूरी है, मैंने सभी डिटेल्स देने की कोशिश करी है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन. सो यस, इसके बाद फॉर्म फिलअप कर लो अपने एंड प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट. जैसे 7 नवंबर तक का टाइम है, ठीक है, कुछ आप हफ्ते 10 दिन लेके, बट फॉर्म अपना टाइमली फिल कर देना. लास्ट में जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं काफी परेशान होते हैं, कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी कुछ इशू होता है. तो जस्ट फिल अप द फॉर्म टाइमली अगर आपने मन बना लिया है और प्रिपरेशन करने लग जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम. ठीक है, सो दैट इज इट. दैट वॉज फ्रॉम माई साइड ऑल द इन्फॉर्मेशन. इसके बाद कोई क्वेरी होगी कॉमेंट्स में लिख के पूछ लेना. दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर. हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी. बीट मैराथन, बीट 10 मिनट सीरीज. ऑल्सो मैंने अभी एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, अभी आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियोस मिलने लगेंगी. 1 मिनट कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 1. 1 मिनट कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 1 मतलब 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड. सो वील बी कमिंग अप विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज ओनली ऑन आवर चैनल. तो स्टे ट्यून्ड, प्रिपरेशन अच्छे से करो एंड मन अगर बना लिया है तो एक चीज और अपने दिमाग में ठान लो कि इस बार ही करना है एंड वी कैन डू इट. चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड. स्टे सेफ. बाय बाय.